नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा टेक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज आपके सामने वापस लेके आया हूँ वही पशुपालन क्वेश्चन जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए आपको मोटिवेट करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना, हमारी मैराथन क्लास चल रही है जोधपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। तो आज की सेशन हम हमारा चालू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बकरी का मांस कहलाता है क्या? दोस्तों, बकरी का मांस क्या कहलाता है? कि मटन कहलाता है, चिकन कहलाता है, चेवन कहलाता है या पोर्क? मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी पीछे वाली सारी क्लासों में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि ये होता है। जैसे बकरी का मांस, भेड़ का मांस, मैंने पूरी आपको सारणी बनवाई थी। क्या बनवाई थी दोस्तों? मैंने आपको पूरी सारणी बनवाई थी। वो कहते हैं ना, घर का लाडला होकर घर का मेहमान बन बैठा हूँ, गांव का याराना था अब मुसाफिर बन बैठा हूँ, गांव में सब कुछ है अपना है जिंदगी, पर तुझे संवारने के चक्कर में लोगों के घर का किराएदार बन बैठा हूँ। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन पर आइए अब वापस कि बकरी का मांस क्या कहलाता है? मटन, चिकन, चेवन या पोर्क? मैंने आपको पीछे वाली सारी क्लासों में डिटेल में बताया था किसके मांस को क्या कहते हैं, क्या क्या होता है। गर्भकाल पूरी सारणी आपको बनवा रखी है, आप पीछे वाली क्लासें ले सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में बस 2 ही दिन बाकी हैं। हम आपको तैयारी कराने के लिए, आपका अच्छा सिलेक्शन हो, इसके लिए आपको मोटिवेट करने के लिए ये क्लासें लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, बकरी का मांस क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। मटन किसका मांस होता है दोस्तों? भेड़ का मांस। मटन किसका मांस होता है दोस्तों? तो भेड़ का मांस मटन कहलाता है। और चिकन किसका मांस होता है दोस्तों? तो मुर्गी का मांस। मुर्गी का मांस चिकन होता है। अगर आपसे पूछ ले सफेद मांस किसका होता है दोस्तों, तो सफेद मांस मुर्गी का होता है। अगर हम पोर्क की बात करें, किसकी दोस्तों? पोर्क की मांस, पोर्क की तो सुअर का मांस होता है। किसका होता है दोस्तों? सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। इसको और क्या कहते हैं दोस्तों? नमकीनी मांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमकीनी मांस कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? बकरी के मांस को चेवन कहेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चेवन होगा। जबकि सुअर का मांस नमकीनी मांस या पोर्क होता है। और चिकन, सफेद मांस या चिकन मुर्गी के मांस को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? मुर्गी के मांस को। और बीफ किसे कहते हैं दोस्तों? गाय के मांस को बीफ कहते हैं। अगर हम बात करें हमारे भैंस के मांस को तो वफन कहेंगे। जबकि गाय का जो बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहेंगे दोस्तों? व्हील कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? व्हील कहेंगे। इसी के साथ में हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस प्रश्नोत्तरी का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भैंस भेड़ का है जो गर्भकाल कितना होता है। अब आपको पूछ ले गर्भकाल होता क्या है। चलो, आपको पता है कि गर्भकाल इतने दिन का होता है, लेकिन आपको पूछ ले कि गर्भकाल होता क्या है। क्या होता है दोस्तों? पशु के गर्भित होने से लेकर, पशु के गर्भित होने से लेकर पशु ब्याने तक का समय, पशु ब्याने तक का समय क्या कहलाता है दोस्तों? गर्भकाल कहलाता है। अब इन दोनों जैसे पशु भी है, उससे पहले और जिस दिन पशु गर्भित हो, इन दोनों के जो बीच का पीरियड होता है या जो समय होता है उसे गर्भकाल कहते हैं। कितने दिन का होगा? 150 से 151 दिन, 147 से 148 दिन, 350 से 365 दिन, 390 से 410 दिन। अगर हम इसकी बात करें, 5 महीने और प्लस 5 दिन की बात करें दोस्तों, ये किसका गर्भकाल होगा? तो हमारा बकरी का गर्भकाल होगा। किसका होगा दोस्तों? बकरी का। कितना होगा? लगभग 151 दिन। 5 माह प्लस 5 दिन। अगर हम इससे आगे बात करें कि 390 से लेकर 410 दिन किसका गर्भकाल होगा, तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं 390 से लेकर 410 दिन ऊंट का गर्भकाल होगा। किसका होगा दोस्तों? ऊंट का। यानी कि 13 माह, 13 महीने और 13 ही दिन, 13 माह 13 दिन किसका गर्भकाल होगा दोस्तों? हमारा ऊंट का गर्भकाल होगा। अगर हम घोड़ी के गर्भकाल की बात करें, किसकी दोस्तों? घोड़ी के गर्भकाल की बात करें, कितना होगा दोस्तों? 11 माह और 11 दिन, यानी लगभग 341 दिन। अगर हम हमारे गाय
के गर्भकाल की बात करें दोस्तों, कितना होता है? 9 माह 9 दिन। कितना होता है दोस्तों गाय का? 9 माह 9 दिन, यानी लगभग 281 से लेकर 285 दिन। अगर हमारे भैंस के गर्भकाल की बात करें, किसकी दोस्तों? भैंस के गर्भकाल की, कितना होगा दोस्तों? 10 माह 10 दिन, यानी लगभग 360 से लेकर 310 दिन। अगर आपको पूछ ले कि सूरती भैंस का गर्भकाल कितना होता है, किसका दोस्तों? सूरती भैंस का गर्भकाल। सूरती कितना होगा दोस्तों? सूरती भैंस का जो गर्भकाल है वो 305 दिन का होता है। कितना होता है दोस्तों? 305 दिन का। अब हमारे हम क्वेश्चन पर आते हैं कि भेड़ का गर्भकाल कितना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 5 महीने माइनस के 5 दिन, लगभग 147 या 148 दिन। किसका होगा दोस्तों? हमारा भेड़ का जो गर्भकाल होगा कितना होगा? 147 से 148 दिन। इसी के साथ में हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों। नाचना ऊंट किस नस्ल को संज्ञा दी गई है? ऊंट की किस नस्ल को नाचना ऊंट कहा गया है दोस्तों? बीकानेरी नस्ल के ऊंट को क्या कहा गया है दोस्तों? जीपरा ऊंट कहा जाता है। तो इनमें से किसको दी गई दोस्तों? बीकानेर, मेवाड़ी, जैसलमेरी या सिंधी? इनमें से किस ऊंट को नाचना ऊंट कहा गया है? जीपरा ऊंट तो मैंने आपको बता दिया, बीकानेरी ऊंट को जीपरा ऊंट कहते हैं, लेकिन जबकि नाचना ऊंट किसे कहा जाता है दोस्तों? बीकानेरी, मेवाड़ी, जैसलमेरी या सिंधी? जल्दी से आंसर कमेंट कर दो कि इसका ये आंसर होगा कि बीकानेरी होगा, मेवाड़ी होगा, जैसलमेरी होगा या सिंधी होगा। विश्व का सबसे सुंदर ऊंट, विश्व का सबसे सुंदर ऊंट कौन सा होता है दोस्तों? तो हमारा बीकानेर ऊंट विश्व का सबसे सुंदर ऊंट होता है। जो भी तैयारी करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की, उनको सारी क्लास देखनी है, सारे क्वेश्चन देखने हैं। हमारी ये मैराथन क्लास 5 से 6 दिन से चल रही है। ये आपकी सफलता का एक राज हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। प्रतिज्ञा परिवार, हमारे जो पशु परिचय है दोस्तों, उसके नए बेंच प्रारंभ हो चुके हैं। आप आए, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारे पशु परिचय के बेंच चल रहे हैं। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, प्रतिज्ञा परिवार आपके साथ है। किसी भी माध्यम से अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कि दुग्ध शर्करा कहलाती है। जो हमारे दुग्ध शर्करा है वो क्या कहलाती है दोस्तों? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज? दुग्ध शर्करा को क्या कहा जाता है दोस्तों? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज? हाँ, तो हम थे हमारे नाचना ऊंट पर। सॉरी, मैंने क्वेश्चन आगे निकाल दिया था, आपको डिटेल दे देते। तो मैं आपको बता दूं, नाचना ऊंट जैसलमेरी ऊंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? नाचना ऊंट किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेरी ऊंट को है जो नाचना ऊंट कहा जाता है। किस ऊंट को दोस्तों? जैसलमेरी ऊंट को नाचना ऊंट कहा जाता है। इसी के साथ में हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कि अंडे का औसत भार होता है। जो अंडा है उसका औसत वजन कितना होता है? 54 ग्राम, 56 ग्राम, 58 या 61 ग्राम? कितना होता है दोस्तों? हमारे अंडे का औसत वजन पूछ रहे हैं, 54, 56, 58 या 61 ग्राम। जल्दी से आपको आंसर कमेंट कर देना है कि हमारा इतना होता है अंडे का जो औसत वजन है। अंडे में श्वेतक भी होता है, जर्दी भी होती है, तो इनका जो वजन है वो कितना होगा दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूँ कितना होगा, 58 ग्राम होगा। अंडे का जो औसतन वजन है वो कितना होता है दोस्तों? 58 ग्राम होता है। इसी के साथ में आज भी हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कि दुग्ध शर्करा कहलाती है। जो दूध में जो शर्करा होती है या दूध का मीठापन, कौन सी शर्करा का कारण होता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज? अगर आपको पूछे गायों में सबसे मीठा दूध, देसी गायों में सबसे
मीठा दूध। देसी गाय में सबसे मीठा दूध किसका होता है दोस्तों? हमारी साहिवाल नस्ल का। किसका होगा दोस्तों? साहिवाल नस्ल का सबसे मीठा दूध होता है। किसका होता है दोस्तों? तो हमारी साहिवाल नस्ल का सबसे मीठा दूध होता है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देसी गायों में किसका होगा दोस्तों? साहिवाल नस्ल का। किसका होगा दोस्तों? तो हमारी साहिवाल नस्ल का। अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा वसा की मात्रा देसी गायों में, सबसे ज्यादा वसा की मात्रा साहिवाल में होगी, किस में होगी दोस्तों? साहिवाल में होगी। कितनी होगी? 4.5 से लेकर 6% तक। कितनी होगी दोस्तों? 4.5 से लेकर 6% तक। तो आपको बताना दुग्ध शर्करा कहलाती है। दूध की जो शर्करा होती है उसे माल्टोज कहेंगे, लैक्टोज कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे या ग्लूकोज कहेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आंसर जल्दी से बता देना है कि ये हमारा ये आंसर है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संस्थान जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर तक के पेपर को, जो सुपरवाइजर पेपर है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आप सिलेक्शन दो। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करना भूलें नहीं आप कि हम आपको कैसी तैयारी करा रहे हैं। दुग्ध शर्करा क्या कहलाती है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ। लैक्टोज है जो हमारी दुग्ध शर्करा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? लैक्टोज हमारी दुग्ध शर्करा कहलाती है। इसी के साथ में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं का मालिश किस तेल से की जाती है? जो दोस्तों पशुओं की मालिश की जाती है वो किस तेल से की जाती है? तारपीन का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल है, इन सभी से। जो दोस्तों पशुओं के शरीर पर जो मालिश की जाती है ताकि उनका जो रक्त संचार अच्छा हो, उनके अंदर दोस्तों वो कभी कभी क्या खींच जाते हैं पशु, इस कारण हम तेल की मालिश की जाती है ताकि उनको आराम मिल सके। तो किससे की जाती है दोस्तों? तारपीन के तेल से, सरसों से, तिल के तेल से या सभी से? तारपीन, सरसों या तिल, इनमें से किस के तेल से जो दोस्तों हमारी पशुओं को मालिश की जाती है? तो मैं आपको बताता हूँ, इन तीनों ही तेलों से पशुओं के शरीर को मालिश की जाती है। ठीक है, इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, कि हाथों द्वारा दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। हाथों से अगर हम दूध दोहते हैं या पशुओं को हम जब दूधते हैं तो सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कि चुटकी द्वारा है, पूर्ण हस्त विधि या अंगूठा दबा कर, या इनमें से कोई नहीं? हाथों के द्वारा दूध दोहने की 3 विधियां होती हैं। एक तो होती है चुटकी द्वारा, एक होती है पूर्ण हस्त विधि, एक होती है दोस्तों अंगूठा विधि। अगर मैं आपको बताऊं कि पूर्ण हस्त विधि के अंदर थन को पूरे हाथ से पकड़ा जाता है, ऐसे जैसे मुट्ठी बंद करते हैं वैसे, जबकि अंगूठा विधि में थन को चारों अंगुलियों और थन अंगूठे के बीच में ऐसे दबाकर दूध निकाला जाता है। जबकि चुटकी विधि में इन चुटकियों से पकड़कर, चुटकी विधि दोस्तों जो छोटे थन वाले पशु होते हैं, जिनके थन छोटे होते हैं एकदम, जिनको हम पूर्ण हस्त विधि से नहीं पकड़ सकते या अंगूठे से नहीं पकड़ सकते, उनको चुटकी विधि से दूधते हैं। चुटकी विधि और अंगूठा विधि दोनों ही दोषपूर्ण विधि है। अंगूठा विधि में क्या होता है दोस्तों, जो थन है उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, इस कारण उसके खराब होने की संभावना है। जबकि चुटकी विधि द्वारा अंदर अयन में दूध रह जाता है। वो कहते हैं अयन में दूध रहने से वो दूध सड़ जाता है या खराब हो जाता है, इस कारण अयन में रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, जबकि पूर्ण हस्त विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। कौन सी दोस्तों? पूर्ण हस्त विधि। जो पूर्ण हस्त दोहन विधि है वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कि पशु ब्याने के कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? कि आज पशु ब्याया है उससे कितने दिन पहले हमें पशु से दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? वो कई तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो पशु से दूध निकालते रहते हैं, कल ब्याने वाली है, आज पहले दिन भी उन्होंने दूध निकाला है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु को भी थोड़ा बहुत आराम मिलना चाहिए उनके। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि पशु ब्याने के कितने दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर देना चाहिए? कि 60 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सीधी सी बात है, पशु का शुष्क काल कितना होता है? क्या दोस्तों, क्या कितना होता है दोस्तों? तो पशु का शुष्क काल कितना होता है? एक होता है हमारा दुग्ध काल,
गाय और भैंस का जो दुग्ध काल है वो कितना दिन का होता है दोस्तों? 300 दिन का होता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों? तो 9 माह 9 दिन, 281 से लेकर 285 दिन। भैंस का गर्भकाल कितना? 10 माह 10 दिन, यानी लगभग 360 से लेकर 310 दिन। लेकिन आपको ये बताना है पशु ब्याने कितने दिन पूर्व है दूध निकालना बंद करना चाहिए, यानी कि शुष्क काल कितने दिन का होता है। दुग्ध काल मैंने बता दिया है कि 300 दिन का होता है, तो आपको शुष्क काल में और बता देता हूँ। 60 से लेकर 90 दिन का। कितना दोस्तों? 60 से लेकर 90 दिन का पशु का शुष्क काल होता है, या इतने दिन पहले उनको दूध निकालना छोड़ देना चाहिए, ताकि क्या दोस्तों पशु को राहत मिल सके, पशु को आराम मिल सकते, ताकि अगली जब जनरेशन वापस जब वो दूध देने योग्य होगी तो अच्छा दूध देगी, उनके दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। दूध दोहने का उपयुक्त समय होता है, कि दूध दोहने का कितना उपयुक्त समय होता है, कि 10 से 15 मिनट के अंदर दूध लेनी चाहिए, 15 से 20 मिनट के अंदर। जैसे हम पशु को दूहने बैठते हैं, पशु को जो दूहने की बाल्टी होती है छोटे में, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? डम्ड पेड़ कहा जाता है, डम्ड पेल कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूध दोहने का उपयुक्त समय 5 से 7 मिनट, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट या 35 मिनट। कोई आधा घंटा तो लगाएंगे नहीं दोस्तों पशु दूहने के लिए, तो ये दोनों तो मैं आपको पहले ही कट करा देता हूँ। अब इन दोनों में से बताना है आपको कि कितने हैं, 5 से 7 मिनट या 15 से 20 मिनट। जल्दी से आपको आंसर कमेंट कर देना कि ये हमारा आंसर सही है, कि 5 से 7 मिनट के अंदर दो लो या 15 से 20 मिनट के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ 5 से 7 मिनट के अंदर पशु को दूध लेना चाहिए। कितने मिनट में दोस्तों? 5 से 7 मिनट में। और 15 से 20 मिनट हो जाएंगे। अगर टाइम ज़्यादा होता है तो दूध क्या है दोस्तों, पशु अपने अयन में ऊपर चढ़ा लेता है। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कि घी से के अधिक सेवन से किस प्रकार के रोग होने की संभावना। अगर आप घी ज़्यादा खाते हो, क्या दोस्तों वसा की मात्रा जिस घी में सबसे ज़्यादा होती है कितनी होती है? 99% से अबव, 99% से ज़्यादा दोस्तों क्या होती है? घी में वसा की मात्रा होती है। तो उनसे कौन से रोग हो सकते हैं? कि हृदय संबंधी रोग हो गए, पेट संबंधी, या श्वास संबंधी, या हड्डियों से संबंधित। घी ज़्यादा खाने से दोस्तों कौन से रोग होंगे? हृदय संबंधी, पेट संबंधी, श्वास या हड्डियां संबंधी, कौन से होंगे दोस्तों? तो आपको आंसर जल्दी से कमेंट कर देना है कि ये हमारा रोग होगा, कि घी से हृदय संबंधी रोग हो जाएगा, पेट संबंधी होगा, श्वास संबंधी होगा, या हड्डियों से संबंधित होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है किस संबंधी रोग होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना दोस्तों। घी के अधिक सेवन से कौन से रोग होने की संभावना है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि घी से हृदय संबंधी रोग होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। किसकी होती है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल क्या, मुझे नाम नहीं याद आ रहा सही से दोस्तों, मैं अभी आपको रिकॉल नहीं कर पा रहा इसका। तो कौन से रोग होते हैं दोस्तों? हृदय संबंधी रोग होते हैं। कौन से होते हैं? तो हृदय संबंधी रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? कि हमारा जो दूध है उसमें उस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो लोहा की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, या फास्फोरस की। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताना कि दूध में लोहा तत्व की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, या फास्फोरस की। तो मैं आपको बता देता हूँ, दूध में लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है दोस्तों? लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। दूध में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है दोस्तों? तो लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। तो आज भी हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें कि घी में स्वतंत्र वसा की मात्रा होनी चाहिए। घी में जो स्वतंत्र वसा है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपको नमी नहीं पूछी, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नमी पूछिए कि वसा पूछिए, तो आपको स्वतंत्र वसा की मात्रा बतानी है कि वसा इतने प्रतिशत है घी के अंदर, 5% से कम है, या 0.5 है, या 0.5% से ज़्यादा है। स्वतंत्र वसा कितनी होनी चाहिए? अगर आपको नमी पूछें दोस्तों, 0.5% से कम होनी चाहिए। तो ये तीनों इर्द गिर्द भी रहे हैं 0.5 के, ये तीनों हो नहीं सकते,
क्यों वसा कितनी पाई जाती है, आपको वसा पूछी गई दोस्तों, तो कितनी होती है 99% या 99% से ज़्यादा घी में वसा पाई जाती है। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि वयस्क गाय के जो अमाशय में रुमेन की क्षमता होती है वो कितनी होती है। अब आपको पहले ये पता लगाना है रुमेन होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पेट के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? पेट के भाग कितने होते हैं दोस्तों? तो हमारे पेट के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा रुमेन, एक होता है दोस्तों रेटिकुलम, एक होता है दोस्तों ओमेजम, एक होता है दोस्तों एबोमेजम। अगर हम बात करें हमारे रुमेन भाग की, तो पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? पेट का सबसे बड़ा भाग होता है 80% तक होता है। इसके अंदर भोजन का संग्रहण होता है। अगर आपको पूछे पेट के रुमेन भाग का क्या कार्य है दोस्तों, तो भोजन का संग्रहण होता है। अगर हम रेटिकुलम भाग की बात करें, पेट का सबसे छोटा भाग होता है, 6% से कम होता है। और क्या होता है दोस्तों, हमारा जो रुमेन भाग है उसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। कैसी होती है? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस कारण उसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, जो अखाद्य पदार्थ है उनको आगे जाने से रोकता है हमारा रेटिकुलम भाग। ओमेजम की अगर हम बात करें तो इसका 6 से 7% भाग होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 से 7% भाग। इसकी एक हानि है, ये क्या करता है दोस्तों, पानी का ह्रास करता है। इस कारण ऊंट के अंदर ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग दोस्तों? ऊंट में ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। इस कारण वो ज़्यादा दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, तो वो पानी का स्टोर कर सकता है। किस कारण दोस्तों? ओमेजम भाग की अनुपस्थिति के कारण। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखें, एबोमेजम। पेट का 6 से 7% भाग ये होता है। इसके अंदर क्या दोस्तों, भोजन का पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। इस कारण इसे सत्य पेट कहा जाता है, या ट्रू स्टोमच कहा जाता है, या वास्तविक पेट कहा जाता है। और पेट के आधार पर पशुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, रुमेंती, एरुमेंती और आभासी रुमेंती। तो मैं आपको बताता हूँ, रुमिनेंट्स, स्यूडो रुमिनेंट्स और नॉन रुमिनेंट्स। जुगाली करने वाले जो पशु है, गाय, भैंस और बकरी, वो रुमिनेंट्स में आते हैं। स्यूडो रुमिनेंट्स में ऊंट और लामा आते हैं, क्योंकि ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है, इस कारण उन्हें स्यूडो रुमिनेंट्स कहा जाता है। इसी साथ में हमारे अगले भाग की बात करें, हम किसकी दोस्तों, हमारे अगले भाग की बात करें कि नॉन रुमिनेंट्स। इनके अंदर पशु का एक ही भाग उपस्थित होता है। कौन सा दोस्तों? अगर आपको पूछा जाए कि पशु का एक भाग उपस्थित होता है या नॉन रुमिनेंट्स में कौन सा भाग होता है, तो आपको एबोमेजम बताना है, वास्तविक पेट बताना है, या सत्य पेट बताना है, कि वो आंसर आपका सही माना जाएगा कि एबोमेजम भाग उपस्थित होता है। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें, तो जैसे कुत्ता हो गई, बिल्ली हो गई, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, खरगोश हो गए, वो किस में आएंगे दोस्तों? तो हमारे एरुमेंथी में आएंगे या नॉन रुमिनेंट्स में आएंगे। वयस्क गाय के जो अमाशय रुमेन की सपना कितनी होती है दोस्तों? 80%, 66%, 50 या 45। आपको आंसर एकदम सटीक देना है। मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। आपको पेट से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है। क्या दोस्तों? पेट से संबंधित अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या नहीं करना है? गलत नहीं करना। तो मैं आपको बताता हूँ, वयस्क गाय में अमाशय में रुमेन की 80% क्षमता होती है। कितनी होती है? तो हमारी 80% क्षमता होती है। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि किस जानवर में सीमन या वीर्य की मात्रा अधिक होती है। क्या दोस्तों? सीमन या वीर्य की मात्रा जो अधिक होती है, सांड, घोड़ा, सूअर या भैंसा, इनमें से कौन सा जानवर है जिसमें सीमन या वीर्य की मात्रा अधिक होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करना है दोस्तों कि इस जानवर में हमारे वीर्य की मात्रा अधिक होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सूअर के अंदर वीर्य की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है दोस्तों? 250 ml। जो सूअर की वीर्य निस्तारण की क्षमता वो कितनी होती है दोस्तों? हमारे 250 ml होती है। कितनी होती है दोस्तों? 250 ml होती है। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि लिक्विड नाइट्रोजन या द्रव्य नाइट्रोजन का तापमान कितना रखा जाता है। अब लिक्विड नाइट्रोजन काम क्या आता है दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूँ, जो पशु का जो वीर्य है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे लिक्विड नाइट्रोजन काम में लिया जाता है। कि एक 196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, -173 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड या -173 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्या दोस्तों लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, वीर्य को अधिक समय तक भंडारित करने के लिए वीर्य को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। उसका तापमान कितना रखा जाता है दोस्तों? -190 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखा जाता है दोस्तों? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम में करता है। आंसर देखते सीधे इसको आंसर ये टिक रहेगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि क्या होता है दोस्तों? माइनस में होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कि भैंस में मध्य चक्र की लंबाई होती है। जो भैंस में मध्य चक्र होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है मध्य चक्र, एक होता है मध्यकाल। क्या था दोस्तों? एक होता है मध्यकाल, एक होता है दोस्तों मध्य चक्र। अगर हम हमारे मध्यकाल की बात करें दोस्तों, तो पशु के गर्भित कराने का पशुओं को गर्भित करने का उचित समय, पशुओं को गर्भित करने का उचित समय क्या कहलाता है दोस्तों? मध्यकाल होता है। जबकि मध्य चक्र क्या होता है? दो मध्यकालों के बीच की अवधि। दो मध्यकालों के दो मध्यकालों के बीच की अवधि क्या कहलाती है दोस्तों? मध्य चक्र कहलाती है। दो मध्यकालों के बीच की अवधि मध्य चक्र कहलाती है। जैसे जो भैंस का गर्भकाल है दोस्तों 18 से लेकर 36 घंटे, या सही 24 से 36 घंटे, मुझे बरोबर रिकॉल नहीं हो रहा है, ये इतना ही है। अब आपको बताना है भैंस में मध्य चक्र की जो लंबाई या अवधि कितने दिनों की होती है? 21 दिन, 18 दिन, 15 दिन या 25 दिन। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कितनी होगी? 21 दिन की। गाय और भैंस में जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 21 दिन। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें हम, कि मुर्गियों के शरीर का तापमान होता है। जो मुर्गियां हैं उनके शरीर का जो तापमान है वो कितना होगा दोस्तों? कि भाई 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ गाय का हमारा तापमान कितना होता है, भैंस का कितना होता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ भैंस का तापमान, उसके आगे हम बात करेंगे गाय के तापमान की, उसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों भेड़ के तापमान की, उसके आगे हम बात करेंगे बकरी के तापमान की, और इसके आगे हम बात करेंगे मुर्गी की। तो मैं भैंस का तापमान बताता हूँ दोस्तों, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमारे भेड़ की बात करें दोस्तों 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बकरी की बात करें दोस्तों 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको पूछे कि पशुओं में सबसे ज़्यादा तापमान, पशुओं में पूछे तो, और मुर्गी दे रखे, मुर्गी में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मुर्गी पशुओं में नहीं आती, पक्षी होती है दोस्तों, याद रखना आप। मुर्गी का तापमान कितना होता है? 105 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा दोस्तों? 105 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुर्गियों के शरीर का तापमान अब बता दो आप, कि 101 होगा, 104 होगा, 106 होगा, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ मुर्गी का तापमान कितना होगा दोस्तों? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। गाय के दूध का पीला रंग होता है। गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? कि लैक्टोज के कारण, ग्लूकोज के कारण, कैरोटीन या प्रोटीन के कारण? अब मैं आपको पहले ऑप्शन को चलूँ तो लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज के कारण क्या होता है दोस्तों? दूध का मीठापन, और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लैक्टोज को, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दुग्ध शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दुग्ध शर्करा कहा जाता है, प्रोटीन के कारण। तो दूध के अंदर अगर हम प्रोटीन की बात करें दोस्तों, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। अगर आपको पूछे कि दूध का सफेद रंग किस कारण होता है दोस्तों, तो दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन कारण होता है। तो आपको इससे करना है, और आपको मैं बता देता हूँ दूध का सफेद रंग।
दूध का सफ़ेद रंग किस कारण आता है दोस्तों? कैसीन प्रोटीन कारण। तो ये आपका एक ऑप्शन और दो ऑप्शन भी है। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि ये सही है कि ये सही है। तो मैं आपको बता दूँ केरोटीन कारण किस कारण दोस्तों? केरोटीन कारण दूध का रंग जो है पीला होता है। किस कारण होता है दोस्तों? केरोटीन कारण दूध का रंग पीला होता है। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें कि छोटे थनों वाले पशु का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। मैंने आपको अभी तीनों विधियां बताई थी। पूर्ण हस्त विधि बताई थी, चुटकी विधि बताई थी और हमारी अंगूठा विधि बताई। तो अब आपको बताना है क्या पूर्ण हस्त विधि है, चुटकी विधि है, मशीन द्वारा या अंगूठा विधि है छोटे थनों के लिए। तो हाथ से छोटे थनों के लिए दोस्तों कौन सी विधि उपयुक्त है? चुटकी विधि। मैंने आप भी आपको बता दिया था कि हमारी जो चुटकी विधि है उससे छोटे थन वाले पशुओं को दुआ जाता है। इसी के साथ में आज के हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें। आज का अंतिम क्वेश्चन के कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक सांड से वीर्य से एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? कि 100 गायों को, 1000 गायों को, 10,000 को या 1 लाख को? जो हमारी वीर्य, अगर सांड से वीर्य एक्टिव करते हैं तो कृत्रिम योनि का जो कोण है किसका दोस्तों? कृत्रिम योनि का जो कोण है वो कितना रखा जाता है दोस्तों? 45 डिग्री। कितना रखा जाता है दोस्तों? 45 डिग्री। जल्दी से आंसर कमेंट करना है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। कृत्रिम, हाँ। अब वीर्य को अब संरक्षित किस में रखेंगे? अगर हम गायों से गर्भित कराने का, अगर हम सांड से वीर्य प्राप्त करते हैं तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में भंडारित किया जाता है। किस में दोस्तों? लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको भंडारित किया जाता है। इसका कितना टेम्परेचर रखा जाता है दोस्तों? -196। तो आपको कृत्रिम गर्भाधान, तो मैं आपको बताता हूँ 1000 गायों, कितनों को दोस्तों? हमारे जो 1000 गायें हैं उनको रखा जाता है। आज की प्रश्नोत्तरी हम यही समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद आए हुए सभी बंधुओं को। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आपके घर वालों को और हमें गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाया है, और घर वालों को पढ़ा महसूस होना चाहिए गर्व कि हमारा बच्चा आज नौकरी लगा है। उनकी खुशी और चेहरे की खुशी आप पर निर्भर करती है। किस पर करती है दोस्तों? आप पर निर्भर करती है। आपका सक्सेस उनके लिए दुनिया का सबसे खुश नसीब दिन होगा। उनके चेहरे की मुस्कान और जो दिल के भाव होते हैं वो आप समझ पाओगे। उस दिन वो कहेंगे मेरे बच्चे ने कुछ किया है। तो आपको उनकी भावना की कदर करते हुए सक्सेस की ओर बढ़ना है। हमारी दुआ है कि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगो हमारे AU जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप हमारे प्रति का परिवार हो, प्रति क्लास है और हमें मिठाई दो। इसी के लिए आपका धन्यवाद। आज आए हुए सभी कश्मीरियों को मेरी तरफ से दिल से सलाम। धन्यवाद दोस्तों।